संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक जारी। दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के साथ किया जा रहा है विचार विमर्श। सत्र की रणनीति बनाने के लिए एनडीए फ्लोर लीडर्स की भी बैठक आज। जोर शोर से नए नामकरण के तुरंत बाद ही विपक्षी एकता में तनाव की सुगबुगाहट। वरीयता नहीं मिलने से नीतीश कुमार और लालू यादव के नाराजगी की खबरें। विपक्ष के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से रहे थे नदारद। बसपा प्रमुख मायावती ने भी विपक्षी एकता को बताया सत्ता पाने का गठबंधन। कांग्रेस पर जातिवादी और पूंजीवादी ताकतों के साथ गठबंधन का लगाया आरोप। उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी के तट पर बड़ा हादसा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट साइट पर ट्रांसफार्मर फटने से फैला करंट। दरोगा समेत 16 लोगों की मौत। कई झुलसे। सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल के लिए हुए रवाना। मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा। हादसे के दिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। केंद्रीय गृह मंत्री ने हादसे पर की सीएम से बातचीत। जोधपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या के मामले में घिरी राजस्थान की गहलोत सरकार। भाजपा ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से गहलोत सरकार में शासन और प्रशासन हुआ मूक दर्शक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में 6 महीने की बच्ची और 2 महिलाओं सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश। बेंगलुरु शहर में बम धमाकों की योजना बना रहे 5 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में भी पकड़ा गया पीएफआई का मास्टर ट्रेनर याकूब। सरगना रेयान मारूफ की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करने पर सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी। और रूस के काला सागर अनाज समझौते से पीछे हटने पर भारत ने जताई चिंता। यूएन में भारत के प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बातचीत और कूटनीति के जरिए हल निकालने पर दिया जोर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। कल 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे ठीक पहले आज सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सभी दलों के नेताओं के साथ ये बैठक चल रही है। बैठक में सभी दलों के साथ सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। सत्र के दौरान सदन के प्रस्तावित विधायी कामकाज की जानकारी दी जा रही है। दरअसल सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से तमाम दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी राय भी ली जाती है। इस बैठक में विपक्षी दलों की ओर से भी अपने अपने मुद्दों के बारे में सरकार को बताया जाता है, जिन पर वो सदन में चर्चा कराना चाहते हैं। इससे पहले संसद के बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की भी बैठक हुई। और केंद्र सरकार ने 20 जुलाई से यानी कि कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की, जिसमें तमाम दलों ने शिरकत की। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने सरकार से यह मांग की है कि विपक्ष के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराई जाए। सदन के अंदर चर्चा करने के लिए, शिरकत करने के लिए, अहम बात रखने के लिए, आम लोगों को भावनाओं को पेश करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो सत्तारूढ़ पार्टी कम से कम वो भी थोड़ा अपने दिलों की दरवाजा थोड़ा बढ़ा दे और थोड़ा उदारता के साथ सारे विपक्ष को सदन के अंदर बात रखने को मौका दे। ये सरकार से हम गुजारिश किए हैं। और एक तरफ जहां आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो दूसरी तरफ संसद सत्र शुरू होने से पहले सदन के अंदर की रणनीति बनाने के इरादे से एनडीए के फ्लोर लीडर्स भी आपस में बैठक करेंगे। इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों और संसदीय कामकाज पर चर्चा होगी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान 23 दिनों में कुल 17 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी पहले ही सभी दलों से संसद के विधायी और अन्य कार्यों में रचनात्मक योगदान देने का आग्रह कर चुके हैं।
खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के चमोली जिले में आज एक बड़ा हादसा हो गया है। अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के पास करंट की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश एम्स अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड की भी हादसे का वो शिकार हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने चमोली के जिलाधिकारी से घटना की पूरी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना में मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चमोली घटना के संबंध में जानकारी ली। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घटना की पूरी जानकारी दे दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के लिए रवाना हो चुके हैं। उधर चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गोपेश्वर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने बताया है कि चमोली में रोड से करंट लगने के कारण कई लोग हताहत हुए हैं, जिनमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। प्रोजेक्ट का काम चल रही है तो वहाँ पे एक हादसा ऐसा हुआ, एक्सीडेंट, यानी कि वहाँ बिजली लग गई है, करंट बिजली जो रैलिंग है उसमें। इससे हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर भी है क्या और 3 होमगार्ड भी है, इसमें हादसा हो गया। प्रमा पेशिया ये आ रही है, वहाँ पे रैलिंग में करंट लग गई। और पीएम मोदी ने चमोली हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि अत्यंत पीड़ादायक उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे से बहुत दुख हुआ है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि चमोली में करंट लगने से कई लोगों के हताहत होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल भेज दिया गया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूं। ग्राम हरमनी में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, बेहद दुखद है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य जो बचाव दल हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। सभी बचाव के काम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो घायल हैं उन घायलों को हायर सेंटर रिफ़र भी किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से उनको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है एम्स ऋषिकेश। और जो घटना हुई है उस घटना के मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी जो इसमें हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, सभी प्रकार की सहायता जो अनुमन्य है वो सब यहाँ से की जाएगी। और उधर चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गोपेश्वर हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। 6 लोगों को अभी तक यहाँ से रेस्क्यू भी कर लिया है और उनको एम्स में भेज दिया है। एम्स में भी हमारी बातचीत हुई है। अभी 3 लोग यहीं पे हैं और डॉक्टर लोगों का ये कहना है, मैंने व्यक्तिगत उनसे भी बात की है, वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं और हमको जो है यहीं पे इलाज हो जाएगा। तो बड़ी बात यह है कि ये घटना हुई कैसे, इसकी मैजिस्ट्रेट जांच हमने बिठा दी है और जिलाधिकारी ने भी यहाँ पे एडीएम के जांच के लिए आदेश कर दिए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ सरकार की तरफ से कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है और मुझे लगता है कि चमोली के इतिहास में पहली इतनी बड़ी घटना हुई है। और हमारे सहयोगी शेखर रावत इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। शेखर, इस वक्त अगर हम आपसे लाइव अपडेट लेना चाहें, क्या कुछ वहां पे ताज़ा स्थिति है और किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन, जो लोग वहां पे इस घटना में घायल हुए हैं, किस तरह से उनका इलाज चल रहा है? जी, मैं बता दूं आपको कि जब ये सुबह इसकी घटना की जानकारी मिली तो प्रशासन एकदम मुस्तैद हुआ और तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुंच के उन्होंने राहत में बचाव कार्य शुरू कर दिए। और यहाँ तक कि दो हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ से जो है घायलों को लेकर एम्स पहुंचे और उन्हें प्रत्येक हेलीकॉप्टर में 2-2 करके ले गए और 3 बार हेलीकॉप्टर से इनको जो है एम्स से पहुंचाया गया।
और इस घटना में 16 लोगों की तो मौत हो चुकी है और जो है 6 को एम्स पहुंचा दिया गया और जो है 4 का इलाज यहाँ जिला चिकित्सालय में चल रहा है। और आज घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी मंत्री गोपेश्वर पहुंचे और उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और इसके बाद मुख्यमंत्री को भी यहाँ आना था, लेकिन मुख्यमंत्री मौसम एकाएक खराब होने के कारण आधे रास्ते से वापस जो है लौट गए हैं। और जबकि प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री की ओर से घायलों के लिए निःशुल्क इलाज और जो है 1 लाख रुपए की धनराशि तथा मृतक परिवारों को 5 लाख रुपए की धनराशि की घोषणा की है। इस समय रेस्क्यू चल रहा है और जिला प्रशासन और अधिकारी तमाम जो है घटनास्थल पर मौके पर मौजूद हैं और इधर पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और शीघ्र ही जो है उनके शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन शेखर, जिस तरह से सीएम ने कहा कि इस पूरी घटना के जो मैजिस्ट्रेट जांच है उनके आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन जो प्राथमिक सूचना आपने हमें दी उसमें यह बताया गया कि जिस तरह से ट्रांसफार्मर के फटने के बाद से जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वहाँ पे ट्रांसफार्मर उसका फटना और उसमें इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग घायल हुए हैं। प्राथमिक तौर पर अगर आपके पास जानकारी हो, ये पूरी घटना हुई कैसे? मैं आपको बता दूं कि इसमें नमामि गंगा प्रोजेक्ट में एक हरमनी का युवक जो है कार्यरत था और उसकी जो है रात के जो समय ड्यूटी थी और उसने अचानक उसको रात के समय करंट लग गया, जिसकी जानकारी इन लोगों को देर रात तक हुई और सुबह जो है मैंने उसके परिजन ग्रामीण वहां पहुंचे और पुलिस भी पहुंची सुबह और उस एकदम एकाएक वहां पर करंट फैल गया। बताया जा रहा था कि एक हल्का सा जो है वो धमाका हुआ और उस पर जो है घटनास्थल पर। चलिए, तो ये बहुत ही दुखद घटना उत्तराखंड के चमोली इसी से यह खबर आई और जिस तरह से उसमें कई लोग हताहत हुए हैं, प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान की न्यायिक राजधानी में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार देर रात जोधपुर के ओसियां क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर उनके शवों को जला दिया गया। हत्यारों ने परिवार की 6 महीने की मासूम को भी नहीं छोड़ा। बुधवार को सुबह चारों के शव घर के आंगन में जले हुए मिले। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए। पुलिस के मुताबिक परिवार के लोग घर के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान धारदार हथियार से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद सभी को घसीटते हुए घर के आंगन में लाया गया और आग लगा दी गई। ग्रामीणों ने जब सुबह घर से धुआं उठते देखा तो घर के पास पहुंचे। यहां अंदर जाकर देखा तो पता चला 4 परिजनों के शव पड़े हुए थे। एएसआई अमना राम ने बताया कि पूना राम, उसकी पत्नी भंवरी, बहू धापू और धापू की 6 महीने की बेटी के शव जले हुए मिले हैं। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मौका के मुआयना करने के बाद अधिकारी भी मामले की जांच में अब जुट गए हैं। और इस सबके बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जोधपुर जिले के ओसिया में 4 लोगों की निर्मम हत्या की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और अपराध चरम पर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जोधपुर जिले के ओसियां में, ओसियां हमारा एक टाउन भी है और एक असेंबली सेगमेंट भी है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों को जिंदा जला दिया, बॉडी के भी टुकड़े कर दिए। एक 6 महीने की बच्ची थी, आप कल्पना कर सकते हो, 2 महिलाएं उसमें और एक पुरुष। 3 दिन पहले जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, एक महिला के साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है और वो कई जगह घूमती रहती है अपनी सुरक्षा की गुहार के लिए और मुख्यमंत्री जी को शर्म ही नहीं आती है। मुख्यमंत्री जी उसको कवरअप करने के लिए मैं कह रहा हूं, संवेदनाएं समाप्त हो गई है मुख्यमंत्री जी में। कहते हैं ये तो किसी और विचारधारा के लोग थे। यहां विचारधारा देखी जाती है क्या? किसी महिला के साथ गैंगरेप हुआ, वो शिकायत करने पहुंची, आप विचारधारा देख रहे हो क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी भी गैंगरेप की घटनाएं हुई है, बलात्कार की घटनाएं हुई है दलितों पे, विशेष करके दलित महिलाओं पे, उसमें जो कार्रवाई नहीं हुई है उसके पीछे भी वो कोई न कोई विचारधारा देख रहे हैं।
पटना में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना और पार्टी नेता विजय कुमार सिंह की मौत की जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय भाजपा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। इस टीम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद मनोज तिवारी, सुनीता दुग्गल और विष्णु दयाल राम भी शामिल थे। शनिवार को इस मामले को लेकर जांच के लिए ये टीम पटना पहुंची थी। इस दौरान टीम ने 13 जुलाई को पुलिस कार्रवाई में घायल हुए और अस्पतालों में उपचार करा रहे पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने 13 जुलाई को पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान एक बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत हो गई थी। बिहार एटीएस ने आज तड़के पीएफआई के मास्टर ट्रेनर याकूब उस्मान उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने मोतिहारी पुलिस की मदद से चकिया के बांस घाट से पीएफआई के संदिग्ध सुल्तान को गिरफ्तार किया। इसका चकिया के गांधी मैदान में ट्रेनिंग देते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उल्लेखनीय है कि एनआईए की जांच में पीएफआई के संदिग्ध गतिविधियों में भूमिका स्पष्ट होने के बाद बिहार एटीएस सुल्तान को काफी दिनों से तलाश कर रही थी। उस्मान पीएफआई के मास्टर ट्रेनर के रूप में काम कर रहा था, जिसका खुलासा होने के बाद एनआईए ने केस दर्ज कर बिहार एटीएस को इसको पकड़ने की जिम्मेदारी दी थी। जिसके बाद बिहार एटीएस के एसपी संजय कुमार और मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार के दिशा निर्देश में याकूब उस्मान उर्फ सुल्तान खान को चकिया के बांस घाट से गिरफ्तार किया गया। अभी पुलिस को पीएफआई सरगना रियाज मारूफ की तलाश है। और अब खबर कर्नाटक से है, जहां सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बेंगलुरु शहर में कई जगहों पर बम धमाकों की योजना बना रहे थे। इनके पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। इन सभी के संबंध आईएसआईएस से बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आतंकवादियों की पहचान सैयद, उमर, जानिद, मुदस्सिर और जाहिद के रूप में की गई है। क्राइम ब्रांच अब संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। सीसीबी ने बताया कि ये पांचों 2017 के एक हत्या के मामले में आरोपी हैं और परमपाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रहने के समय आतंकवादियों के संपर्क में आए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कल कुख्यात हेरोइन तस्कर रजी हैदर जैदी की 2 संपत्तियों को कुर्क कर लिया। एजेंसी ने राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित 2 संपत्तियों को कुर्क किया। रजी हैदर को एनआईए ने पिछले साल 24 अगस्त को गिरफ्तार किया था। रजी हैदर अफगानिस्तान से पंजाब के रास्ते 102 किलो से अधिक हेरोइन की तस्करी के लिए मुख्य आरोपी है। जांच में यह सामने आया है कि आरोपी रजी हैदर जैदी एक कुख्यात ड्रग पेडलर है और आपूर्तिकर्ता है। इसके अलावा रजी हैदर जैदी को विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भी कई बार हेरोइन के तस्करी के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड दिशा निर्देश में ढील दी है। देश में कोविड की मौजूदा स्थिति और दुनिया भर में कोविड टीकाकरण में हुई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए कोविड दिशा निर्देशों को आसान बनाया गया है, जो आज रात 12 बजे से लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच की आवश्यकता को अब समाप्त कर दिया गया है। हालांकि कोविड के संदर्भ में एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह पहले की तरह ही लागू रहेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय लगातार कोविड परिदृश्य पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। दिल्ली के द्वारका में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला पायलट और उसके पति पर 10 साल की बच्ची को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। बच्ची उनके घर में मेड का काम करती थी। वहीं दूसरी ओर बच्ची को प्रताड़ित करने की खबर सुनकर आसपास के लोग भड़क गए। उन्होंने पायलट महिला और उसके पति को जमकर पीटा। आनन फानन में पुलिस वहां पहुंची और दोनों दंपत्ति को हिरासत में ले लिया और एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस के मुताबिक महिला पायलट है और उसके पति भी एक एयरलाइन में काम करते हैं। उन्होंने 10 साल की लड़की को घरेलू सहायिका के रूप में रखा था। लड़की का मेडिकल करवा लिया गया है। साथ ही आईपीसी की धारा 323, 324, 342 और बाल श्रम अधिनियम 75 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला पायलट के ड्रेस में नजर आती हैं। उसको कुछ महिलाएं बुरी तरह से पीट रही होती हैं। वहीं दूसरे लोग उनके पति को पीटते नजर आ रहे हैं। सुबह 9 बजे के करीब द्वारका साउथ थाने के एरिया में एक
चाइल्ड जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम कर रही थी घर में। और अब हम बात करेंगे हमारे नए सेगमेंट नया कश्मीर बदलाव के 4 साल की। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में उद्योग और कारोबार का माहौल बेहतर हुआ है। घाटी में स्थानीय युवाओं के कौशल को स्टार्टअप के माध्यम से निखारने का प्रयास किया जा रहा है। बीते 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 590 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं और युवा अब सरकार की स्टार्टअप योजना में रुचि दिखा रहे हैं। डीडी न्यूज ने श्रीनगर में द सीख नेशन स्टार्टअप के संस्थापक मुद्दस्सिर से खास बातचीत की। नए जम्मू कश्मीर में कई तरह के नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पहले यहाँ पर जो बड़े मॉल्स थे वो नहीं हुआ करते थे और इस वक्त हम एक मॉल में खड़े हैं। सिटी मॉल इसका नाम है, 5-6 महीने पहले ही शुरू हुआ है और इसके साथ ही बहुत से युवा हैं जो नए स्टार्टअप्स लेकर आगे आ रहे हैं, नए बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह के एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर मुद्दस्सिर हैं। आप हमें बताइए किस तरह का बदलाव आप यहाँ पर? पिछले 6 महीने के बाद हमने स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स हो गए। तो जो भी यंग यहाँ पे हैं उनके स्टार्टअप्स के लिए, जैसे बारबेक्यू, मंदी, एक ही फ्लोर के अंदर हमने 7-8 ब्रांड्स को मल्टीपल करके एक नया कंसेप्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। इससे एक फ़ायदा आया कि एक जो भी यूथ हैं उन्होंने अपने कुछ स्टार्टअप्स किए, कुछ हमने ब्रांड्स भी इंट्रोड्यूस किए जो बाहर के हैं, दुबई के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ लोकल्स हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा फुटफॉल भी आया और काफ़ी अच्छा स्टार्टअप भी उनको मिल गया। पहले यहाँ पर मॉल कल्चर नहीं था और जो सबसे अच्छी बात है कि लोग अब शाम को डिनर करने के लिए आते हैं, 10 बजे भी आते हैं, 11-11:30 तक हमारा फूड कोर्ट ओपन रहता है, उसके बाद 12 बजे ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है शाम के। तो पहले तो 7 बजे ही मार्केट सारे बंद हो जाते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गई। युवाओं के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। हर कोई तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के पीछे नहीं दौड़ते हैं। हम भी जैसे मेरा ये कंसेप्ट था कि मैं एक ही रूफ के अंदर 5-10 मल्टी ब्रांड्स लाऊं, एक रेस्टोरेंट भी लगे, फूड कोर्ट भी लगे। तो उस हिसाब से सभी यूथ चाहते हैं कि एक अपना स्टार्ट करे, हर एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं रादर देन टू गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब और अ प्राइवेट जॉब। आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं? मुझे पहले से यही था कि आई हैव टू डू द बिजनेस। मेरे 2-3 इसके बगैर भी बिजनेस चल रहे हैं, बट मेरा ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म करूं मैं स्टार्ट जिसमें कम से कम कुछ लोग एडजस्ट हो जाए। और मेरी ये छोटी सी कोशिश थी कि इसमें 10-15 काउंटर्स हैं जिसमें 10-15 लोग अपने वो ना एडजस्ट हो जाए। एक काउंटर के पीछे 5 हैं, लगभग 40-50 युवा हैं जो यहाँ पे एडजस्ट हो गए आराम से, क्योंकि हर एक जो भी यहाँ पे काउंटर हैं, जैसे सीख नेशन है, शिकागो हैं, उनके अपने 4-4, 5-5 मुलाजिम तो हैं। तो एट एन एवरेज 40-50 पीपल हैव ऑलरेडी एडजस्टेड हियर। सो वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग मोर लाइक दैट इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट सो दैट द मोर यूथ गेट एम्प्लॉयड। तो इनकी तो छोटी सी कोशिश है, वो बड़े रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या सोच थी और वो किस तरह से आगे आ रहे हैं, किस तरह से एक नया संदेश भी दे रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट को लेकर कुछ ताज़ा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार रचनात्मक आज़ादी के नाम पर भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित करने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कल OTT प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि OTT प्रतिनिधि ये सुनिश्चित करें कि उनका मंच अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करे। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है। OTT प्लेटफॉर्म को देश की समग्र चेतना को प्रदर्शित करना चाहिए और सभी उम्र के लोगों को अच्छे अनुभव वाला कंटेंट प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि OTT मंचों को देश की सांस्कृतिक विविधता के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। और फिल्म निर्देशक निर्माता सुभाष घई ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि चाहे सिनेमा हो, OTT हो या फिर टेलीविजन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। चाहे सिनेमा हो, OTT हो या टेलीविजन हो या ड्रामा हो,
मैं समझता हूँ कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक वर्ड होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम फ्रीडम ऑफ ऐसा कुछ दिखाएं जिसमें कि लोगों की सेंटिमेंट्स को या उनकी सेंसिबिलिटी को या उनके प्रेम को या एक विश्वास को धक्का पहुंचे। तो मैं समझता हूं कि ये कदम जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने लिया है और वो बहुत ही अच्छा है, नेक है। गोवा में चौथी ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक हो रही है। वहीं इस दौरान इनेबलिंग पॉलिसीज टू एक्सेलरेट ई मोबिलिटी पर आधारित एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। ई मोबिलिटी पर आधारित इस सेमिनार में G20 शेरपा अमिताभ कांत भी मौजूद थे। सेमिनार के दौरान ई मोबिलिटी में तेजी लाने के लिए नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन को बढ़ाने के तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। गांधीनगर में 2 दिवसीय FMCBG की बैठक कल सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। वहीं बैठक में बतौर डेलीगेट शामिल हुई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने बैठक के गांधीनगर के आयोजन को लेकर खुशी जताते हुए भारत के आतिथ्य के प्रति आभार जताया। From the home of Mahatma Gandhi, the father of India and an apostle of peace, a man who stood against prejudice, brought people together. I reflect on the last 2 days, the G20 Ministers of Finance and Central Bank Governors meeting right here in Gujarat. It is exactly that sense of unity Gandhiji brought we need for the world we live in. तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।